अब हम फिजिक्स क्लास 12th में यूनिट 3 के अंतर्गत लॉरेंज बल पढ़ेंगे। लॉरेंज बल या चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या होता है या लॉरेंज बल क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा कि जो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पर कोई चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं कुछ इस प्रकार का। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है कुछ ऐसे, ये कोई नाल चुंबक है, जिसका एन ध्रुव और ये एस ध्रुव, तो इसको बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, गति करने का मतलब है कि यहाँ पर हम कोई एक तार रख दें, तार XY, और इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें, मतलब किसी आवेश को गति करवाएं। जब आवेश गति करेगा तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में दो चुंबकत्व उत्पन्न हो जाती हैं, एक तो इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हुआ, एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और जो बल लगता है उस बल को ही बोलते हैं हम लॉरेंज बल, ठीक है, या चुंबकीय बल भी कह सकते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है। लॉरेंज बल की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंज बल या चुंबकीय बल, इसका दूसरा नाम चुंबकीय बल, लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं, तथा इसे कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तभी उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति नहीं करेगा तो उस पर लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात उस पर चुंबकीय क्षेत्र बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, माना ये हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय बल रेखाएं गति कर रही हैं, और ये चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर समांतर होती हैं। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी तीव्रता कैपिटल B। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रखा हुआ है, चालक कैसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। मान लीजिए ये चालक तार है XY, ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। अब थीटा के मान अलग अलग होंगे तो अलग अलग स्थितियां आ जाएंगी। थीटा का मान 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। इस चालक तार में हम कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जब कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होगा जिसको लॉरेंज बल कहेंगे, और लॉरेंज बल की कोई दिशा होगी, तो दिशा हम इसी नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दिशा हम बाद में ज्ञात करेंगे। अभी किसी एक डायरेक्शन में इस पर बल कार्य करेगा, और बल की डायरेक्शन अभी हम कुछ भी मान ले रहे हैं, चलिए रहने देते हैं, बल की डायरेक्शन अभी बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें, माना XY एक चालक तार है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, तो माना
माना एक्स वाई एक चालक तार है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में थीटा कोण पर रखा गया है। जब चालक में कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर लगने वाला बल कैपिटल एफ। अब ये जो बल है वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है। लगने वाला बल कैपिटल एफ नंबर 1, तार में प्रवाहित धारा कैपिटल आई के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती कैपिटल आई। इसका मतलब ये हुआ कि इस चालक तार में जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उस तार के चारों ओर उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब इसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और पहले से चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य जो लगने वाला बल होगा वो अधिक होगा। ठीक है, तो लगने वाला जो लॉरेंज बल है तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तार की लंबाई स्मॉल एल के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती एल समीकरण नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में तार की जितनी अधिक लंबाई रखी होगी उस तार पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में तार की जे लंबाई रखी है तो इतना बल लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में तार की और ज़्यादा लंबाई रखी होती, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और बड़ा होता, तो उस तार पर लगने वाला बल भी उतना ही अधिक होता। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती बी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में तार रखा हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उस तार पर लगने वाला लॉरेंज बल भी उतना ही अधिक होगा। यानी जे यदि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में तार रखा जाएगा तो लॉरेंज बल कम लगेगा, यदि तार हमारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण की ज्या मतलब साइन, बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इसका मतलब कोण का मान जितना अधिक होगा लगने वाले लॉरेंज बल का मान उतना ही
अधिक होगा। यदि मान लीजिए तार ऐसे रखा है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश, तो कोण का मान कितना होगा, 0 होगा, तो उस पर लगने वाला बल भी 0 ही आएगा। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, लॉरेंज बल का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। और साइन में ये वैल्यू कब तक बढ़ेगी, 90 डिग्री तक। 90 के बाद यदि कोण बढ़ेगा तो साइन का मान घटने भी लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कोण 90 डिग्री होगा तो इसका मान क्या है, बढ़ेगा, और फिर जैसे जैसे ये होता जाएगा तो घटेगा। तो इसका मतलब 0 डिग्री पर लॉरेंज बल सबसे कम होगा, और लौट के जब ये 180 हो जाएगा तब भी लॉरेंज बल का मान सबसे कम होगा। ठीक है, तो 90 तक तो ये बढ़ता जाएगा और 90 के बाद फिर घटने लगेगा। ठीक है, इसलिए जो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट तो कॉमन होता है, राइट साइड में गुणा हो जाता है, तो जो हो जाएगा ILB साइन थीटा। जिस समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे K, और जे जैसे का जैसा ILB साइन थीटा, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 1 होता है, जहाँ K नियतांक है जिसका मान 1 होता है। सभी पद्धतियों में इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, ILB साइन थीटा। इसको समीकरण नंबर 5 मान, इसको मानने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण नंबर 5 आ जाएगा। वैसे तो हमारा यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन हम इसको और भी आगे लिखेंगे। इसका सदिश रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, सदिश रूप में क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा। ये आपने पढ़ा होगा A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा, और n कैप भी होता है, जहाँ n कैप उसकी दिशा को बताता है। हम इसकी दिशा भी बाद में बताएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, I तो जैसे का जैसा, ये हो जाएगा L क्रॉस B, क्योंकि I तो कैसी है, I तो अदिश राशि है। ठीक है, और जो लंबाई की जो दिशा है वो धारा की दिशा में ही मानी जाएगी। लंबाई की दिशा मतलब धारा की दिशा। ठीक है, और जे सदिश है और F भी सदिश होता है, तो हमारा जे इसका सदिश रूप हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके आगे और बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो तार था हमारा, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है XY, जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिएगा कि तार की जो लंबाई रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में वो L लंबाई थी, तो धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आवेश गति कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि Q आवेश जा रहा है, या E आवेश, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो Q आवेश जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, मतलब L दूरी तय करता है, तो आवेश किसी वेग से जाता होगा। उस वेग को मैं भी मान ले रहा हूँ। आवेश जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो कुछ समय लेता होगा, उस समय को मैं मान ले रहा हूँ T। जब आवेश यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो कुछ दूरी तय करता है, वो दूरी है हमारी L। तो देखिए, यदि स्मॉल q आवेश स्मॉल v वेग से स्मॉल t समय में स्मॉल l दूरी तय करता है, तब क्या होता है, I बराबर Q/T, तथा विद्युत धारा क्या होती है, एक फॉर्मूला और होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणित समय।
यही हो जाएगा ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, तेरे गुणा कर देंगे तो दूरी बराबर चाल गुणित समय या वेग गुणित समय। ये जो आई और एल के जो मान आए हैं इनको समीकरण 5 में रख दें। ठीक है, तो देखिए आई तथा एल के मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर आई की जगह एल की जगह, तो आई एल बी साइन थीटा, जे जैसे का जैसे। देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। जे हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 7। जे भी लॉरेंज बल के लिए सूत्र है, समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब इसका भी सदिश रूप निकालें हम, तो क्या हो जाएगा इसका सदिश रूप, सदिश रूप में वही वाला फॉर्मूला, इतने पे सदिश रूप लग जाएगा क्योंकि आवेश तो अदिश राशि होता है, तो जे आ जाएगा एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, एफ सदिश राशि होता ही है, तो जे इसका सदिश रूप आएगा, जे समीकरण नंबर 8। ठीक है, तो समीकरण 7 और समीकरण 5 दोनों ही लॉरेंज बल के लिए सूत्र हैं। अब देखिए इसके आगे और बढ़ते हैं। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, यदि v बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवेश है वो चालक तार में गति नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जे वैल्यू हम क्या करते हैं, समीकरण 7 में रख दें, तब f बराबर क्या आ जाएगा, क्यू वी की वैल्यू 0 होने से जो पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना लॉरेंज बल रखेगा, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई आवेश विराम अवस्था में होता है तो उस पर कोई भी लॉरेंज बल कार्य नहीं करता है, अर्थात विराम अवस्था में लॉरेंज बल का मान 0 होता है। तो इस बात को आप लिख लेंगे। दूसरी स्थिति, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड यदि थीटा बराबर 0, इसका मतलब चालक, ये जो कोण माना था मैंने थीटा माना था, इसका मतलब चालक कैसे रखा हुआ है, ऐसे में समांतर। ठीक है, ये वैल्यू फिर समीकरण 7 में रखेंगे, तब क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह 0, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, चूँकि साइन 0 का मान होता है 0, तो जो पूरा कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, अर्थात जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये बातें ऑब्जेक्ट में आ सकती हैं कि अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चालक तार स्थित है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम इस बात को लिख सकते हैं, अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर लॉरेंज बल का मान 0 होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, स्थिति थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, ये वैल्यू फिर रख देंगे समीकरण 7 में, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यू वी वी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, तो ये आ जाएगा क्यू वी वी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो साइन 90 बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, जब लंबवत रखा है तो आवेश कैसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा, तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है
तो उस पर लॉरेंज बल का मान अधिकतम होता है। तो जी हमारी क्या है, इसकी अधिकतम वैल्यू है, जी मैक्सिमम वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लॉरेंज बल का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो आता है इसके बल की दिशा क्या होगी। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करना होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मतलब जे नियम, बायां हाथ मतलब जे नियम। तो बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर लंबवत रहें। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताता है। एक बार फिर समझेंगे। बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अब देखिए ये नियम यदि हम यहाँ पर फॉलो करेंगे तो देखिए ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब लंबवत है तो धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे। तो देखिए नियम हमारा क्या हो जाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो इस पर जो चालक है उस पर बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ। बल की दिशा कौन बताएगा, अंगूठा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा धारा की दिशा में हो तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यानी कि चालक पर जो बल लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, दोनों के लंबवत भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि हम धारा की दिशा बदल दें, धारा इस दिशा में प्रवाहित होने लगे तो क्या हो जाएगा, नियम ऐसे हो जाएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा क्या हो जाएगा, बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ, मतलब कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी दिशा, इस बल की दिशा किधर होगी, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी। ये हमने किससे निकाली, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, बाएं हाथ का नियम आप लिख लेना, एक बार फिर से बता रहा हूं। बाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ समाप्त होता है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कैसे निकालेंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक। तो नोट करके लिखेंगे, देखिए F बराबर क्या होता है, यहीं से निकाल दें, ILV साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से मैं B का मान निकालूं तो B बराबर क्या आ जाएगा, F बटे IL साइन थीटा। तो देखिए हम इसके मात्रक निकाल रहे हैं, B का मात्रक निकालें यहाँ पर MKS पद्धति में। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, विद्युत धारा का एम्पियर और लंबाई का मीटर। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब भी एक लंबाई होती है उसका मीटर, कर्ण भी एक लंबाई होती है उसका मीटर। तो मीटर बटे मीटर यानी कट जाएगा। तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि हर त्रिकोणमितीय फलन 2 लंबाइयों का अनुपात होता है। तो MKS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आ गया, B का मात्रक
न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो देखिए एक मात्रक तो इसका क्या होता था, टेस्ला। क्या होता था इसका एक मात्रक, टेस्ला। दूसरा क्या आ गया, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, इसका तीसरा मात्रक भी हम निकालेंगे, लेकिन आगे निकालेंगे, अभी निकालूंगा तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अब सीजीएस में निकालेंगे तो क्या बन जाएगा। सीजीएस में इसका मात्रक निकालेंगे तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है, डाइन, सीजीएस पद्धति में। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसको एम्पियर लिखते हैं, या विद्युत चुंबकीय मात्रक भी लिखते हैं। विद्युत चुंबकीय मात्रक, और लंबाई का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या बन जाएगा, डाइन प्रति विद्युत चुंबकीय मात्रक इंटू सेंटीमीटर, या इसको हम एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो इसके भी दो मात्रक हो गए। एक मात्रक तो क्या था, गॉस था, या ओरस्टेड भी था, गॉस या ओरस्टेड। दूसरा क्या हो जाएगा, डाइन प्रति एम्पियर, सॉरी डाइन प्रति एम्पियर नहीं, डाइन प्रति विद्युत चुंबकीय मात्रक इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, और भी इसके मात्रक होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, चलिए अब आता है इसका विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहीं से हम इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। देखिए विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, बल का विमीय सूत्र होता है, आप जानते हैं, एम एल टी माइनस के 2। विद्युत धारा का क्या होता है, ए, और लंबाई का एल। साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, लंबाई बटे लंबाई, यानी एल बटे एल, तो कुछ नहीं होगा इसका। तो इसी को हम सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम एल 0 टी माइनस 2 ए माइनस 1। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, एम एल 0 टी माइनस 2 ए माइनस 1। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, क्योंकि एफ कैसा होता है, सदिश, इसलिए जे भी सदिश ही होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक, तो इस तरह आप ये क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के एमकेएस तथा सीजीएस मात्रकों में संबंध। ठीक है, अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेस्ला और गॉस में क्या संबंध होता है। ठीक, तो देखिए अभी हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के एमकेएस और सीजीएस मात्रक निकाले थे। तो एमकेएस में क्या होता था, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, जे एमकेएस मात्रक होता है। इसी को हम टेस्ला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जे एमकेएस मात्रक है। अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। इसकी हर भौतिक राशि को, हर मात्रक को हम सीजीएस में लाएंगे। 1 एम्पियर में कितने एम्पियर या विद्युत चुंबकीय मात्रक होते हैं, तो जो होता है 1/10 विद्युत चुंबकीय मात्रा इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, यानी 10⁵2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए जो एमकेएस था वो सीजीएस में कन्वर्ट हो गया। अब 10⁵1 और 10⁵2, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 0 बचेगा। 1 0 से इसकी 1 घात कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 10⁴ डाइन प्रति विद्युत चुंबकीय मात्रक इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा है, इतने के बराबर। इसी को हम चाहें तो टेस्ला भी बोल सकते थे। अभी अगली लाइन में हम ऐसा लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, देखिए नई लाइन से इसी को मैं क्या लिख दूं, 1 टेस्ला लिख दूं। तो 1 टेस्ला बराबर
10⁴ ये हमारा गॉस या ओरेस्टेड होता है, ये CGS मात्रक है, तो इसी को लिख दे रहा हूँ गॉस या ओरेस्टेड। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस या ओरेस्टेड होते हैं। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के MKS और CGS मात्रकों में संबंध है।